अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर है, कल हमने आपको दिखाया था कि प्रयागराज में किस तरह से हिंसा हुई और अब बारी थी योगी के एक्शन की। हिंसा करने वाले चंद्रशेखर रावण के जितने समर्थक हिंसा कर रहे थे उन्हें मुर्गा बना दिया योगी ने। प्रयागराज हिंसा पर योगी का डंडा चला है। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये उपद्रव की तस्वीरें हैं जब उपद्रवियों ने पत्थर चलाने शुरू किए थे। दावा किया गया चंद्रशेखर रावण के समर्थक थे ये। उपद्रवियों को आप देख रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस दौड़ रही। दूसरी तरफ अगर आपकी नजर जाए, पुलिस को दौड़ा लिया। पुलिस वाले खाकी वर्दी में भाग रहे हैं, अपनी गाड़ी छोड़कर भागे। सफेद गाड़ी जो पुलिस की थी इसे तोड़ दिया है, शीशा तोड़ दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, पुलिस की एक और PCR खड़ी थी उसे भी तोड़ दिया है। इस तरफ डंपर खड़ा है, डंपर के पीछे भी तोड़फोड़ की है लोगों ने। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए। ये पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, PCR एक ये और एक ये, दोनों गाड़ियों पर चढ़कर लाठी डंडों से हमला किया। देख रहे हैं जो लड़का गाड़ी पर चढ़ा है इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, हाथ में लाठी लिए हुए 15-16 साल का ये लड़का, जो पुलिस पर डंडा और लाठी चलाने की हिम्मत आखिर किसने दी, कहां से जुटाई ये हिम्मत। और इतना ही नहीं, यहां नहीं रुके, ये देखिए पुलिस की PCR को लाठी डंडों से मारा। ये तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। और उसके बाद इस गाड़ी को पलटा दिया है। देखिए मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया लाठी लेकर। कुछ लोगों को पकड़ा है, उनकी पिटाई भी की है पुलिस ने। लोग भाग रहे हैं, देखिए। सब निकल गए। ये शख्स को पकड़ा है, देखिए पुलिस ने 2 थप्पड़ लगाए हैं। और ये सारी हिंसा हो रही थी। उसके बाद देखिए इन लोगों ने गाड़ियां फूंक डाली, आगजनी की है। बताया जा रहा है दर्जनों गाड़ियां फूंक दी हैं।
सोचिए योगी के राज में ये सब हो रहा है, योगी आदित्यनाथ तक जानकारी ना गई हो, ऐसा हो सकता है। योगी ये देख रहे थे, योगी आज खुद गोरखपुर में थे, आप देख रहे हैं गोरखपुर में एम्स में पहुंचे थे। गोरखपुर एम्स में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, उनका स्वागत करने योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे। और दूसरी तरफ प्रयागराज में कार्रवाई शुरू हो गई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मुर्गा बना दिए गए एक लाइन से, ये सब वहां पत्थर चला रहे थे, डंडे चला रहे थे। अब पुलिस ने पकड़ा है, थाने में सब मुर्गा बने खड़े हैं। देख रहे हैं पुलिस के आगे इन सबको पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों, पत्थर चला रहे थे, लाठी डंडे चला रहे थे, इन सबको पुलिस ने उठाया है। दावा है ये सब रावण के समर्थक हैं। चंद्रशेखर रावण के 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इन सब की पेशी हुई है। देखिए एक एक करके पुलिस वैन में बिठाया गया है और इन सब को पेश किया गया। संभव है गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सांसद चंद्रशेखर के समर्थकों ने खूब चला लिए पत्थर, तोड़ डाली गाड़ियां। योगी की पुलिस पर हमला करने की सजा अब भुलाए नहीं भूलेगी। पुलिस न सिर्फ रावण के चेलों को उठाकर लाई, बल्कि थाने में पूरी खातिरदारी भी की गई। अब पुलिस के सामने ही लाइन से मुर्गा बने बैठे हैं। पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। हिंसा करने वाले उपद्रवी और गाड़ियों को फूंकने वालों की पुलिस परेड कराएगी। योगी के राज में दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई होती है। अब देखिए जरा योगी का डंडा चला है, कितने लोगों को उठाया गया है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं, ये सब यहां से वहां तक बैठे हैं, इन सब को पुलिस ने उठा लिया है। अब सब पर योगी का डंडा चल गया है। प्रयागराज हिंसा के मामले में 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 600 लोग। योगी की पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 15 टीमें लगाई गई। पुलिस का दावा है कि हिंसा साजिश बाकायदा प्लान था, सुनियोजित था। लाठी डंडे, पत्थर और बोतलों में पेट्रोल भरकर लाया गया था। सांसद चंद्रशेखर रावण कल प्रयागराज के दौरे पर थे और चंद्रशेखर के दौरे के दौरान करछना में हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर मौजूद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई और कई गाड़ियों को आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया। 40 से 50 गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक डाला। नुकसान की भरपाई यूपी पुलिस अब उपद्रवियों से ही करेगी। इसके लिए उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। और दिलचस्प बात यह, बड़ी बात, हिंसा में शामिल इन लोगों पर रासुका लगा है। एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एनएसए का मतलब रासुका है और शक के आधार पर भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। 3 महीने बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति से कोई खतरा होने की आशंका है, ऐसे में उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा को लेकर यह कानून बना, एनएसए। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को और ज्यादा शक्ति देता है। संदिग्ध को बिना किसी आरोप के 12 महीने जेल में रखा जा सकता है। आरोप तय किए बिना 10 दिनों तक कैद रखा जा सकता है। सुनिए जरा, इसके बाद रिपब्लिक रिपोर्टर हमारे सहयोगी ने चंद्रशेखर से बात की, उन्हें सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है? यहाँ भी तो कई हजार लोग हैं, कोई हिंसा हो रही है क्या? जब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन होता है, कुछ नहीं हिंसा होती है। जो गरीब बच्चे जा रहे थे उनको रास्ते में से पकड़ के, किसी को पकड़ा कहीं से होगा, दिखाया कहीं से होगा। हम 16 महीने जेल काटी है, निर्दोष, हमारा कोई रोल भी नहीं था। वहाँ से पकड़ के ले गए और कह दिया कि तो हमने इस घटनास्थल से पकड़े रात को और बताया अगले दिन सुबह को, और बताया कि वहाँ भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आरोप लगाना आसान है, तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। आप भी मांग करो सीबीआई जांच। भीम आर्मी के लोग पकड़े गए, उनका क्या? पकड़ सकती है, बिल्कुल पकड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो बहन बेटियों के सम्मान के लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो
अपने दिन रात नहीं देख रहे हैं, समाज के लिए खड़े हैं। आप बताओ ना, उस हत्या हुई है, उस परिवार को वापस ला दोगे बेटा? मुख्यमंत्री आप कोई मिलके ला दो, लाओ, देखो मैं देख लूँ, ठीक है। आरोप उस परिवार का भी है, सरकार के बड़े नेताओं पे है कि ये पाल समाज की बेटी थी इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। इस पे जवाब कौन देगा? ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देख लेना। कौन है सर आरोपी? आप जब इतना 8 लोग जो जेल गए जिन्होंने हत्या की है, उनके हिंसा में जिन लोगों की गाड़ियां चली उनका क्या? वो गाड़ियों भी पता लगेगा बाद में, वो गाड़ियां भी हमारे निकलेंगी, हमारे लोगों की गाड़ियां चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की वही अपनी बाइक छोड़कर चले गए, उन्हीं। और वो जलाई किसने? हमारे लोग तो चले गए थे, जलाई किसने? जलाई तो उन स्थानीय लोग हैं ना, उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लगेंगे इसमें, उन पे मुकदमे दर्ज कराएंगे, आप चिंता मत करो। अब सोचिए जरा, ये हिंसा हुई कैसे, क्या वजह है इसके पीछे? वजह है खुद चंद्रशेखर रावण पहुंचे थे प्रयागराज। रावण को सर्किट हाउस में रोक लिया था पुलिस ने, और देखिए वहां भी रावण धमका रहे हैं। सुनिए क्या कहने हमारे। दिल्ली बुलाओ अभिषेक, यहीं रहोगे, नौकरी करो, चिंता मत करो। वचन रखे तो आपको याद रखेंगे, ठीक है, आप चिंता मत करो। अगर भूल जाए तो फिर क्या कहने हमारे, ठीक है। बार आएंगे ट्रेन से, आती है ट्रेन, 2-4 हजार लोगों को साथ लेके आएंगे, सिखाएंगे आपको कैसे लड़ा जाता है। 2-4 हजार लोगों को साथ लेके आएंगे, सिखाएंगे आपको कैसे लड़ा जाता है, ठीक है। लड़ना देखेंगे कितनी हिम्मत है आप लोगों। रीवा एक्सप्रेस डायरेक्ट सिराथू रुकती है 5 किलोमीटर सैनी से। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे इस बार, चिंता मत। दिल्ली बुलाओ। तो पुलिस का दावा है कि रावण को इसलिए रोका जा रहा था कि हालात खराब ना होने पाए, परिस्थितियां हाथ से ना निकल जाएं। रावण वहां लगातार चुनौती दे रहे थे और धमका रहे थे। उसके बाद हुआ क्या? दरअसल प्रयागराज में 13 अप्रैल को दलित युवक की हत्या हुई थी। 2.5 महीने बाद सांसद चंद्रशेखर परिवार से मिलने जा रहे थे और प्रयागराज में 2 दलित पीड़ित परिवार से मिलना था। पुलिस का माहौल खराब होने की पुलिस को आशंका थी, इस वजह से चंद्रशेखर को मिलने से पुलिस रोक रही थी। दोपहर 1:30 बजे भीम आर्मी के समर्थक इसोटा गांव में जमा हुए। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर चंद्रशेखर को रोका। चंद्रशेखर को नजरबंद रखने की खबर फैल गई। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में धरने पर बैठ गए। इसके बाद चंद्रशेखर समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतर आए। चंद्रशेखर समर्थकों ने आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रयागराज के करछना में करीब 3 घंटे तक बवाल हुआ। समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हंगामे के दौरान पुलिस कर्मियों सहित कई घायल हुए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। करछना कोहड़ार का रूट जाम कर दिया गया। डायल 112 की गाड़ी से पुलिस कर्मी जाम खुलवाने पहुंचे। इसके बाद चंद्रशेखर समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। तोड़फोड़ के साथ ही पुलिस की गाड़ी तक पलटा दी। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर को वाराणसी भेजा गया। यह थी पूरी कहानी। उस दौरान वो हुआ। इसके बाद वाराणसी से सुबह वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब सुनिए जरा इस पूरे मामले पर डीसीपी क्या कह रहे हैं। फुटेज, फोटो, वीडियो, इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली है? आपने जो वीडियोस दिखा उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं। हमने बताया कि करीब 50 के आसपास लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी बहुत सारी टीमें हमारी फील्ड में एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इनके ऊपर NSA और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए जरा कि रावण आखिर कौन सी सियासत कर रहे हैं। रावण किसकी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं? मायावती। रावण प्रयागराज गए, आखिर क्या वजह थी प्रयागराज जाने की? क्यों जिद थी प्रयागराज जाने की? सवाल है वोट बैंक का। एक तरफ मायावती का वोट बैंक, वही वोट बैंक रावण का है। रावण प्रयागराज जा रहे थे। प्रयागराज में 2 सीटें, देखिए प्रयागराज में दलित वोटर 3,15,000 हैं, वहां फूलपुर की भी सीट है, 2,65,000 दलित वोटर हैं। यूपी में 27 से पहले दलित वोट बैंक की लड़ाई है। मायावती का दलित वोट बैंक चंद्रशेखर के निशाने पर है। प्रयागराज में 2 संसदीय सीट शामिल है। प्रयागराज सीट पर 3,15,000 दलित वोटर है, फूलपुर पर 2,65,000 दलित वोटर है। जिस करछना इलाके में हिंसा हुई है यहां कुल 3,30,000 वोटर्स हैं और इसमें 48,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं।
मतलब 15% वोटर यहां दलित हैं। और यही वजह है, चंद्रशेखर को पता है कि मायावती इनएक्टिव हो गई है पॉलिटिक्स में, इसलिए चंद्रशेखर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। चंद्रशेखर कई मौकों पर पुलिस से बहस करते भी दिखे हैं और पुलिस को चुनौती देते भी। सुनिए जरा। मैं आपके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? DO साहब और आप पे दोनों मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। उधर को बात करो ना, तुम इंसानी तो हम तो बताओ कोई बात है क्या, मगर ऐसे चला और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पिछले कई दिनों से हंगामा जिस पर हो रहा है, कथा और जाति पर महाभारत शुरू हो गई। आप देख रहे हैं इस तस्वीर के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने जाति की बहस छेड़ दी कि जाति के नाम पर यह बवाल हुआ। इस पर योगी ने जवाब दिया, लेकिन अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर हमला किया। अगली तस्वीर देखिए, बाबा बागेश्वर भोपाल में थे, बाबा बागेश्वर पर अटैक किया कि बाबा बागेश्वर बहुत महंगे कथावाचक हैं, हर आदमी उनको नहीं बुला सकता है। और जब कहा गया अखिलेश ऐसा कहकर जातिवादी हरकत कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, तो देखिए पोस्टर आ गया। पोस्टर में लिखा है हम जातिवादी नहीं, हाँ हम PDA वादी हैं। यानी अखिलेश बता रहे हैं हम जातिवादी नहीं, हम पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने वाले हैं। लेकिन अब अखिलेश ने जो शुरुआत की है उस पर आज पहली बार बाबा रामदेव बोले, जो खुद यदुवंशी हैं। सुधांशु त्रिवेदी और गिरिराज सिंह ने भी अखिलेश पर हमला किया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते। कथा और जाति से शुरू हुआ विवाद अब महाभारत में बदल गया है, जिसमें दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं। और इसकी आंच उत्तर प्रदेश से बिहार और दिल्ली से मुंबई और हरिद्वार तक पहुंच गई है, जिसमें सियासत और धर्म के बड़े बड़े योद्धा आमने सामने आ गए हैं। भिवंडी, बागेश्वर, बालाजी, सनातन मठ जो मुंबई में है, यहाँ पर जो भी चढ़ोतरी आएगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की गरीब बेटियों का विवाह जितनी सामर्थ्यता होगी, भगवान जब से कृपा करेंगे तब से की जाएगी। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता? कथावाचकों के बहाने अखिलेश सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आरोपों का एक तीर बाबा बागेश्वर पर चलाया तो भारी कलेश मच गया। साधु संतों से लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अखिलेश को चौतरफा घेरने लगे और साबित करने लगे कि अखिलेश ने इस बार जो हमला किया वो आत्मघाती है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। अब देखिए इस बवाल में और किस किस की एंट्री हो गई है। अब कौन अखिलेश पर हमला कर रहा है और अखिलेश से सवाल कर रहा है। सबसे पहले आपको बताऊं, अखिलेश यादव ने कहा था कई कथावाचक बाबा बागेश्वर पर हमला था कि 50 लाख रुपए फीस लेते हैं। सबकी हैसियत कहां है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला पाए? वो काफी पैसा अंडर टेबल लेते हैं, पता लगवा लीजिए। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने आज कहा मैंने जो कठिनाइयां सही हैं वो लोगों को नहीं दिखती हैं। मैं कई दिनों तक भूखा तक रहा हूं, मैं कई रातें सोया नहीं, यह भी लोगों को नहीं दिखता है। विदेश नहीं जाऊंगा, दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा। सबको अन्नपूर्णा का भोजन भी नहीं करा पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, ये वो कथावाचक हैं जिन्हें बुलाकर अखिलेश ने सम्मानित किया था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जो अपनी सरकार में मौलवियों पर लाखों एकड़ जमीन
और करोड़ों की संपत्ति लुटा देते थे और उसे कानूनी हक साबित करने में लगे रहते थे, वो अब ब्राह्मणों की दान दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा, यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा। बात यहां कोई जातिवाद की नहीं है, भगवान तो सबके हैं। कोई ये कहे कि कथा हम ही सुनाएंगे तो यह बात सही नहीं है, रामदेव कह रहे हैं। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर से डर गए हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। उन्हें डर है कि बाबा उनकी पोल ना खोल दे कहीं। एक तरफ वो जाति के नाम पर सियासत करते हैं और दूसरी तरफ सनातन धर्म को गाली देते हैं। अजय राय कह रहे हैं, कांग्रेस नेता, पूजा पाठ करने का अधिकार सबको है, लेकिन इटावा में कथावाचकों के साथ क्या हुआ, हम ऐसी घटना की कड़ी निंदा करते हैं। रवि किशन कह रहे हैं, ब्राह्मण यादव ये सब विपक्ष की ओछी राजनीति है। मैं खुद शुक्ला हूं लेकिन अपनी जाति का प्रचार नहीं करता हूं। हर बिरादरी के लोग रवि किशन ही जानकर वोट करते हैं, इस आधार पर नहीं कि मैं पंडित हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, इटावा की घटना में व्यक्ति शामिल है, समाज और जाति नहीं, लेकिन जानबूझकर इसे जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। न कथावाचकों का अपमान सही है और न जाति वाली सियासत सही है। सुनिए जरा, यह हंगामा थमने वाला नहीं है, क्या कह रहे हैं सियासतदान। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। समृद्ध भारत के लिए भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य बनेगा। बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। बाबा बागेश्वर उनके सारे पोल खोल देंगे, इसी से डरे हुए हैं। और ये लोग सनातन को गाली देंगे एक तरफ और दूसरी तरफ जातिवाद का नंगा नृत्य करेंगे। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं और सनातन को गाली दे करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, सनातन के साधुओं को। ये सत्ता पाने के लिए छटपटाए हुए हैं। यूपी की जनता इन्हें सत्ता देने वाली। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ। पूजा पाठ करना एक निश्चित तौर से वो सबका अधिकार है। प्रभु सबके मन में बसते हैं, सबको है, पर जो चीजें हुई उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या एक्शन लिया इस मामले में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कथावाचक जो थे उसके बाद उनसे नाक रगड़ने को भी कहा गया। एक महिला खड़ी थी, उनके पांव पर सर झुकाकर माफी मांगने को कहा गया, लेकिन एक्शन योगी का सब पर हुआ है। जिन महिला को आप देख रहे थे, जिनके आगे माफी मंगवाई गई, नाक रगड़ने को कहा गया, उन पर भी कार्रवाई हो गई है। कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है। ये गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं, दोनों तरफ आप देख रहे हैं। पहले कथावाचकों से बदसलूकी करने वालों पर एक्शन हुआ, जो ये तस्वीर है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 4 को जेल भेज दिया गया। अब कथावाचक से नाक रगड़वाने वाली महिला पर भी एफआईआर हो गई है, जिन्हें आप देख रहे हैं उस तरफ। आयोजक की पत्नी रेणु तिवारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन खुद सोशल मीडिया पर यह भड़काऊ जाति वाले बयान देने लगी। तो योगी की पुलिस ने इस मामले में इन पर भी केस दर्ज कर लिया है। घृणा फैलाने, हमले की धमकी और अपमान का केस दर्ज किया गया है। मतलब कथावाचक विवाद में रेणु तिवारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
कथावाचकों के समर्थन में उत्पात करने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। उपद्रव के मामले में 20 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। योगी की पुलिस 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उपद्रव करने वालों पर एनएसए लगेगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रम फैलाने वालों पर भी एक्शन हुआ। अकेले इटावा से 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं और यूपी से कुल 22। दोनों कथावाचकों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया। उन पर छेड़खानी और फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप है। पहचान छुपाने और गांव के लोगों को धोखा देने के आरोप भी हैं। पुलिस कथावाचकों के खिलाफ भी जांच में जुटी हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, आखिर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिडनी से लेकर सिंगापुर तक मौज मस्ती करने वाले आज सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। सैफई में नाच गाने कराने वाले आज सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे अंडर टेबल से जन्मी हुई पार्टी और अंडर टेबल के लिए कार्य करने वाली पार्टी आज सनातन पर सवाल उठा रही है। और अगर अंडर टेबल नहीं रहता तो आपसे तो सवाल बनता है कि साइकिल से चलने वाले आज मर्सिडीज से चल कैसे रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है, ऐसा लगता है कि कुछ इन पे किसी हिंदू विरोधियों की साया इनके ऊपर पड़ जाती है। आप देखिए अभी ये इटावा वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था, तब तक जो है धीरेन्द्र शास्त्री पे टारगेट कर दिया। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। अब देखिए जरा इटावा में क्या हुआ। कथावाचकों की चोटी काट दी गई। उसके बाद अखिलेश ने इस लड़ाई को यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया। और पहले दिन मैंने आपको कहा था इसका असर बिहार तक होने वाला है, क्योंकि बिहार में यादवों की आबादी ब्राह्मणों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और इसे यादव बनाम ब्राह्मण करके क्या होने वाला था उसकी तस्वीर देखिए। यह बिहार के मोतिहारी का गांव है और इस गांव में देखिए बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड पर क्या लिखा है, देखिए यह लिखा है, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड भी दिया जाएगा। और न सिर्फ बोर्ड लगा है बल्कि खंभों पर लिख दिया गया है ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना मना है। यह असर बिहार में हो रहा है और सियासतदान दरअसल यही चाह रहे थे कि चुनाव से पहले इस लड़ाई को ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया जाए और वो इसमें कामयाब हो गए। ये बोर्ड देखिए जरा, लिखा हुआ इटावा कथावाचक विवाद का असर और भी राज्यों में दिख रहा है और कई जगह यादव ब्राह्मण में तकरार और खाई बढ़ गई है। बिहार के गांव ने ब्राह्मणों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। गांव में ब्राह्मणों के पूजा पाठ कराने पर रोक लगा दी गई है। बिजली के खंभे और कई बोर्ड्स पर स्लोगन लिख दिया गया है, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है और पकड़े जाने पर ब्राह्मण दंड के भी भागी होंगे। मतलब इस गांव में अगर ब्राह्मण पूजा पाठ या कथा कराते हैं तो इटावा के कथावाचकों की तरह बदसलूकी और पिटाई हो सकती है। ऐसे दर्जनों स्लोगन मोतिहारी जिले के टिकुलिया गांव में लिखे हैं। मोतिहारी ये गांव पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बहुल है। दावा है ब्राह्मण आबादी इस गांव में पहले ही नहीं रहती है और कथा और पूजा पाठ के लिए आसपास के गांव से ब्राह्मण यहां आते हैं, लेकिन बोर्ड लगाए जाने से दूसरे गांव के ब्राह्मणों का आना भी बंद है। हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारा विरोध कथावाचक के अपमान पर है, वेद और ज्ञान जानने वाले ब्राह्मणों पर कोई बैन या विरोध नहीं है। तो सियासतदान यही चाहते थे और उसमें वो कामयाब हो गए। सुनिए जरा इस गांव के लोग क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटित हुई है उसके बहिष्कार करते हुए हम लोगों ने बोर्ड लिखवाया है और हम लोगों का कहने का मतलब है कि वो ब्राह्मण जो कुछ नहीं जानता है और पूजा पाठ करवाते हैं तो उनका हम लोग बहिष्कार करते हैं। जो वेद ग्रंथ जानता हो और जो मांस मदिरा का पालन नहीं करता हो, जिसके पास ज्ञान हो, वो सब कुछ जानता हो, तो उससे हम लोग पूजा करवा लेंगे। बेशक वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हम लोग उससे पूजा करवा लेंगे। तो बात बिहार की तस्वीर आपने देखी। अब बिहार की बात करेंगे क्योंकि बिहार में ही चुनाव है। वहां आपने देख लिया किस तरह जाति की खाई बढ़ चुकी है। अब एक और बवाल बिहार में, क्या सियासतदान जो शोर मचा रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू हो रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बिहार में वोटिंग होने वाली है। 2 महीने 3 महीने में वोटिंग की संभावना है और सवाल यह है वोटिंग से पहले
कैसे सियासी तपिश बढ़ रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कल आपने देखा था वक्फ को लेकर प्रदर्शन हुआ था, वक्फ बिल के विरोध में, और वहां खुद तेजस्वी यादव पहुंचे थे और क्या कह रहे थे, सुनिए। ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा आज तक के समाज। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं बिहार में। पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बिहार में एक बार फिर वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड दोबारा बनेंगे और बाकायदा उन्हें ठीक किया जा रहा है, यानी वोटर आईडी कार्ड को और लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। इस पर विरोधियों का यह कहना है कि दरअसल बिहार में चुनाव से पहले एनआरसी हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनआरसी की एंट्री हो गई है, क्योंकि एनआरसी अब तक असम का बड़ा मुद्दा था। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का क्या फरमान सुनाया, विपक्ष ने इसे एनआरसी से जोड़ दिया, तमाम सवाल उठा दिए। एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। तो सवाल ये, क्या वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का फैसला गलत है? क्या वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए? हो सकता है इतने कम समय में इसे पूरा न किया जा सके, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का यह सवाल वाजिब है। आपने बीएलओ ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। अब देखिए जरा, क्यों तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बिहार में एनआरसी हो रहा है। तेजस्वी, आरजेडी का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में नाम कट जाएंगे। बिहार के 37% लोग रोजगार के सिलसिले में तो बाहर रहते हैं, ऐसे में उनके नाम कट जाएंगे, वो वोट से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि कम समय में वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम इससे प्रभावित होंगे। ये एनडीए की साजिश है, लोकतंत्र पर हमला है। आधार कार्ड को वैध नहीं मानना भी सवाल खड़े कर रहा है। 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराए गए थे। अगर वो लिस्ट गलत थी तो क्या यह माना जाए कि गलत लिस्ट से वोटिंग हुई थी? ममता बनर्जी, टीएमसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया है। पार्टी ने कहा कि पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है। इसके जरिए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जाएगा। हम संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। चुनाव आयोग को चाहिए कि बीजेपी की ब्रांच ऑफिस न बने। 1 महीने के भीतर कोई प्रमाण पत्र देना संभव नहीं है। ऐसे में लिस्ट से नाम कटेगा, लोग वोट नहीं दे पाएंगे। एमआईएम नेता ओवैसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। ओवैसी ने लिखा, यह प्रक्रिया अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक है। इससे लोगों को वोट के संवैधानिक अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। इससे लोगों को वोट के संवैधानिक अधिकार भी छिनेंगे। बिहार में 2003 में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम हुआ था और इस तरह की कार्रवाई से चुनाव आयोग पर भरोसा और कमजोर हो जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का बचाव किया। पार्टी ने कहा, विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी है। विपक्ष संवैधानिक संस्था का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल की राह पर चल पड़े हैं। ये लोग बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। अगर चुनाव आयोग सफाई कर रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? आरजेडी को पता है कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए रिजल्ट से पहले अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। अब आपको बताऊं ये बवाल आखिर किस बात को लेकर है, बिहार सरकार क्या करने जा रही है और ये कब कैसे लागू होगा, ये नया वोटर आईडी क्यों बन रहा है। दरअसल बवाल इसलिए, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है बिहार का। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1.5 लाख बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट, जिन्हें बनाया गया है वो पार्टियों से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने सियासी दलों से बीएलए के तौर पर काम करने वालों के नाम मांगे थे। ऐसा इसलिए ताकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका न रहे। बीएलए घर घर जाएंगे, नागरिकों का वेरिफिकेशन करेंगे। बीएलए के पास आंशिक रूप से भरे एक फॉर्म की 2 कॉपियां होंगी।
आंशिक रूप से भरे फॉर्म की इन कॉपियों को मतदाता खुद भरेंगे, यानी वोटर को खुद भरना है। यदि घर में 4 मतदाता हैं तो सबको अपना फॉर्म खुद भरना होगा। इसके साथ मतदाता खुद के द्वारा सत्यापित डॉक्यूमेंट की कॉपी देंगे। बीएलए भरा फॉर्म लेते वक्त मतदाता को उसकी प्राप्ति की रसीद भी देंगे, जिसके बाद बीएलए चुनाव आयोग की मोबाइल ऐप पर इन्हें अपलोड करेगा और इसके बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का फैसला करेगा। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम बिहार से शुरू कर रहा है और इसके बाद देश भर में वोटर लिस्ट को ठीक करने की कार्रवाई शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कई राज्यों में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इनमें ज्यादातर बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए घुसपैठिए हैं। संविधान के मुताबिक केवल भारतीयों को वोटिंग का अधिकार है। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है। इसमें राजनीतिक दलों का सहयोग भी लिया जा रहा है। सुनिए, लेकिन राजनीतिक दल अब हंगामा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अचानक से ये कदम उठाया गया है, पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं, और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। जब एक एक वोटर की पारदर्शिता स्पष्ट होगी तो हमारी कलें खुल जाएगी और बूथ से जिन निकलने का भेद लोग जान जाएंगे। ये संवैधानिक संस्था के निर्णय का अपमान करना, ये संविधान विरोधी मानसिकता का सूचक है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था, 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को EROs को BLOs दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, 3 सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले ये होना और इससे संभवतः बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे वोट देने से, ये सवाल आज पूरा देश के चुनाव आयोग से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है, यह उसका अधिकार क्षेत्र। विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। तो बिहार में चुनाव है, यूपी से शुरू हुआ जाति का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा और तीसरा वक्फ। कल वक्फ को लेकर प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन के दौरान संविधान और शरिया की बात हुई कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और साथ ही ये भी आहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मस्जिदों को, और इसको जवाब देने के लिए आज खुद सुधांशु त्रिवेदी आए। आइए आपको बताऊं कि आखिर जो कुछ उस रैली में कहा गया उस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है आज। दरअसल तेजस्वी वक्फ कानून के खिलाफ रैली में शामिल हुए थे और तेजस्वी ने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने साफ कर दिया है कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज की संपत्ति पर हमला है। हमने संसद में इसका जमकर विरोध किया, हमने अब अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। इस लड़ाई को हर जगह लड़ेंगे, चाहे सदन हो या फिर सड़क। वक्फ कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का षड्यंत्र है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, कहा जो लोग अभी सत्ता में हैं वो जाने वाले हैं, जब गरीबों की सरकार आएगी तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया, इसे संसद और न्यायपालिका का अपमान बताया। बीजेपी ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण
है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के समय लाखों लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वहां तेजस्वी जैसे नेता संसद से पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश का समाजवाद यही था क्या? बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं, आरजेडी और एसपी जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े हैं। इनकी सरकार आई तो ये लोग शरिया लागू कर देंगे। ये लोग सत्ता की खातिर आतंकियों को बचाने वाले लोग हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव और सुधांशु त्रिवेदी। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, सारी सियासत जो है वो बिहार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्या महागठबंधन में होने वाली है? बिहार चुनाव क्या मिलकर लड़ेंगे ओवैसी, तेजस्वी और राहुल गांधी? वक्फ कानून के बहाने विपक्ष की गोलबंदी तेज हो गई। अब तक महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थीं। संकेत हैं कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एमआईएम चीफ ओवैसी ने खुद इस बात के संकेत दिए। ओवैसी ने कहा उनकी पार्टी बिहार में विपक्षी नेताओं के संपर्क में है ताकि बिहार में किसी कीमत पर एनडीए को सत्ता में लौटने से रोका जा सके। अब यह फैसला विपक्ष को करना है, क्या वो एनडीए को रोकना चाहते हैं? अगर विपक्ष तैयार नहीं हुआ तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी कह रहे हैं। अभी सीटों की संख्या का सटीक ऐलान करना जल्दबाजी होगा। हमने पहले भी कोशिश की थी कि इस बार भी कर रहे हैं ताकि चुनाव के बाद हमें कोई गुनहगार न ठहराए। दरअसल ओवैसी के दोनों हाथों में लड्डू है। उन्हें पता है कि उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर महागठबंधन में लड़ते हैं तो सीटें जीतना तय है, अकेले लड़ते हैं तो सीटें जीते या नहीं वोट जरूर काटेंगे। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 विधायक चुने गए थे। तब ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 11% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 77% मुसलमानों के वोट मिले थे। यानी दोनों मिल गए तो 88% मुस्लिम वोटों पर कब्जा होगा, क्योंकि जेडीयू, बीजेपी समेत बाकी सभी पार्टियों को केवल 12% वोट मिले थे मुस्लिम। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं और मनोज झा क्या कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं
कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने एक बात की है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं, ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मुबारक। और आइए अब आपको बताऊं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर एक नई लड़ाई और नया बवाल शुरू हो गया था। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इसके विरोध में एक बड़ी रैली करने वाले, विजय रैली। बीएमसी चुनाव से पहले फडणवीस ने एक बड़ा फैसला ले लिया, महाराष्ट्र के स्कूलों में अब हिंदी जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन को वापस लिया है। सीएम फडणवीस ने इसको लेकर कमेटी बनाई है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब फैसला होगा। 5वीं कक्षा तक हिंदी को पढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में इसका विरोध हुआ था। उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे ने विरोध किया। लोकल चुनाव में ठाकरे बंधु साथ आ सकते हैं और 5 जुलाई को राज ठाकरे के साथ उद्धव रैली करने वाले। राज ने इस विजय रैली को लेकर कहा है कि मुझे संजय राउत का फोन आया है, उन्होंने विजय रैली आयोजित करने की बात कही है। यह विजय रैली किसी पार्टी के लिए नहीं है, यह रैली तो मराठी लोगों के लिए होगी। 5 जुलाई की रैली में दोनों मराठी कार्ड खेल सकते हैं, साथ ही इस रैली में हिंदी का विरोध कर सकते हैं। इससे पहले ही फडणवीस ने यह मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सुनिए जरा, इसको लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हिंदी की जबरन हिंदी लादने का फैसला ये उद्धव ठाकरे का था। पूरी तरह से उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। उनका फैसला था हिंदी को सख्ती करने का और महाराष्ट्र की सरकार ने उनका वो फैसला खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि ये हम हिंदी की अनिवार्यता के खिलाफ है। जब जन आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ये बात स्वीकार की है और उसको ड्रॉप कर दिया है। हिंदी सख्ती प्राइमरी स्कूल में लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। 5 जुलाई के अतिभव्य मोर्चा के डर के कारण राज्य शासन ने जीआर वापस लिया, ऐसा दिखता है। लेकिन दोबारा राज्य शासन ने इस प्रकार का फिर से प्रयास हिंदी सख्ती का नहीं करना चाहिए, यही जनता की मांग है। विरोधक जो आरोप कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि ये अभी श्रेयवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। अभी ये मुंबई महानगर पालिका जो चुनाव है उसके लिए ये किया था, ये सबको पता चला है और इसलिए अभी स्लोगन बन गया है कि मम मराठी नहीं, मम महानगर पालिका। ये सब पॉलिटिकल है और इसके लिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया। ये लोगों ने मराठी के लिए क्या किया है, मराठी भाषा धोरण नहीं दिया 16 साल में। मैं जब मराठी भाषा का मंत्री था तो ये धोरण दिया गया। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं था। मैं जब मंत्री था, हमारे सीएम डीसीएम ने इसके लिए बहुत सारे कष्ट उठाए। ये तो सब पॉलिटिक्स है। देखिए पॉलिटिक्स है, एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं सियासी जंग के मैदान से रियल वॉर जोन में। ट्रंप नेतन्याहू पर अब फतवा जारी हो गया है। दरअसल ईरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू ने जब ईरान पर अटैक किया, उसमें बहुत से ईरानी कमांडर मारे गए, उनका जनाजा उठ रहा है, सुपुर्दे खाक किए जा रहे हैं वो तस्वीरें। और इसका असर यह हुआ है कि ईरान के बड़े धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और इन्हें खुदा का दुश्मन घोषित कर दिया है। देखिए जरा फतवा जारी करने वाले कौन हैं और ट्रंप और नेतन्याहू आखिर उनके निशाने पर क्यों है। ट्रंप नेतन्याहू पर फतवा सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ने जारी किया है। शिया धर्मगुरु का नाम है ग्रैंड अयातुल्ला नासेर मकारेम शिराजी और कुम शहर में रहते हैं। प्रमुख ईरानी शिया धर्मगुरुओं में से एक हैं ये। इन्होंने ट्रंप और इजरायली पीएम को अल्लाह का दुश्मन घोषित कर दिया है। तख्ता पलट के लिए दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने को कहा है। फतवा ईरान पर, इजराइल, अमेरिका की धमकियों पर जारी हुआ है। कहा गया है कि जो भी शख्स हमारे धर्मगुरुओं के खिलाफ धमकी देगा
उसे मुहारिबे यानी खुदा के खिलाफ जंग करने वाला समझा जाएगा। ऐसे आरोपियों को ईरान में फांसी या अंग भंग जैसी सजा दी जाएगी। फतवे में कहा है कि दुश्मन को पछतावा कराना मुसलमानों का फर्ज है। ऐसे दुश्मन या फिर देश का समर्थन भी हराम बताया है। यह फतवा शिया आबादी वाले मुल्कों में काफी प्रभावशाली होगा। फतवा इस्लामी कानून की व्याख्या जिसे बड़े धर्मगुरु जारी करते हैं। साल 1989 में लेखक सलमान रुश्दी पर फतवा जारी हुआ था और उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस का अपमानजनक उसे बताया गया था। किताब को लेकर लेखक सलमान खुर्शीद की हत्या पर फतवा जारी था और फतवा जारी होने के बाद लेखक को बहुत वक्त छिप कर रहना पड़ा। फतवे के चलते उनकी किताब के जापानी अनुवादक की हत्या कर दी गई थी। किताब को प्रकाशित करने वाले लोगों पर भी जानलेवा हमले हुए। 2023 में लेखक पर भी चाकू से हमला हुआ और एक आंख चली गई। अब ट्रंप नेतन्याहू के तख्ता पलट का फतवा जारी किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, अब सवाल यह है कि फतवा जारी हुआ है ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू कह चुके हैं यूरेनियम दे दो वरना मैं एक बार फिर से हमला करूंगा। लेकिन जो हमला अमेरिका ने किया था, दरअसल उस हमले में जो यूरेनियम था ईरान का, वो तबाह नहीं हुआ है। ये दो अलग अलग सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। कुछ ऑडियो लीक्स हुए हैं उससे और खुद परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ का भी ये दावा है। देखिए क्या कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने, ग्रोसी ने एक मीडिया इंटरव्यू में ईरान को लेकर बयान दिया। कहा ईरान कुछ महीने में ही परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। ईरान के पास औद्योगिक और तकनीकी दोनों क्षमताएं, वो चाहे तो कभी भी परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू कर सकता है। लेकिन यह साफ नहीं है कि वो अपना कितना यूरेनियम बचा पाया। कुछ रिपोर्ट्स में 400 किलो यूरेनियम गायब होने के दावे किए गए। इतने यूरेनियम से करीब 10 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ईरान पर पेंटागन की भी रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीने पीछे हुआ है। ईरान के अधिकारियों की बातचीत का एक ऑडियो भी लीक हुआ है। इस ऑडियो में कहा गया कि ईरान में संभावना से कम नुकसान हुआ है। यह खुलासा एक अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ईरान ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। IAEA संस्था ही दुनिया के परमाणु हथियारों की निगरानी करती है, परमाणुओं की निगरानी करती है। सवाल उठने लगे, क्या ईरान ने परमाणु बनाना शुरू कर दिया है? सुनिए जरा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। नमीतुनीद इंतजार दाश्ते बाशिद दर शराइती के परमाणु निगरानी निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों का दौरा करने की अनुमति देने में असमर्थ हैं, जिन पर हालिया युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। हम IAEA के निरीक्षकों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं, जबकि हमारे शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर पिछले सोमवार को यानी सिर्फ 5 या 6 दिन पहले ही हमला हुआ है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं क्या हालात हैं चीन से लेकर भारत तक बाढ़ के। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चीन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन में एक बांध से पानी छोड़ा गया है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि चीन में क्या आलम है बाढ़ का, क्योंकि जब बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तब डैम खोले जाते हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये चीन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एरियल व्यू है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भी चीन की आप तस्वीर देख रहे हैं। सड़कों पर जरा पानी की रफ्तार देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा इस शहर का हाल क्या है। घरों से पानी निकल रहा है, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। देखिए जरा, चीन में एक शख्स को ड्रोन के जरिए बचाया गया। ये आप ऊपर ड्रोन देख रहे हैं, ये नीचे एक शख्स लटका हुआ है, ड्रोन के जरिए इसे रेस्क्यू किया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये वियतनाम की तस्वीर है। वियतनाम के बेसमेंट में देखिए पानी भर गया है।
ये देखिए जम्मू के रामबन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बांध से पानी छोड़ा गया है, बगलिहार डैम जिससे पानी छोड़ा गया। ये देखिए शिमला की तस्वीर, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिमला में ये घर गिर गया है। और आइए अब बारी है आज के सूत्र की। अगर आप किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो दूसरे करने को तैयार नहीं होते। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, गलतियां होंगी, शक करने वाले भी होंगे, लेकिन कड़ी मेहनत की ना कोई सीमा है और ना कोई विकल्प। जिंदगी और कामयाबी का यह सूत्र दिया है सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले माइकल फेल्प्स ने। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को मैरीलैंड अमेरिका में हुआ। बचपन में माइकल को ADHD यानी अति सक्रियता की बीमारी थी। व्यस्त रखने के लिए माता पिता ने उन्हें तैराकी में लगा दिया। माइकल शुरू में खेल और मौज मस्ती के लिए तैराकी करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह खेल उनका जुनून बन गया। 15 साल की उम्र में पहली बार ओलंपिक में उतरे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीता। फेल्प्स ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की तैयारी के बारे में पता किया और उनसे भी कड़ी ट्रेनिंग में जुट गए। 1800 से ज्यादा दिन तक बिना ब्रेक के रोज स्विमिंग की। दिन में 10 से 12 घंटे पूल में रहते तो लगता कि हाथ पैर गल जाएंगे, लेकिन माइकल ने अपना संघर्ष और तैयारी नहीं छोड़ी। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। 2012 के लंदन ओलंपिक में भी फेल्प्स ने 2 और गोल्ड मेडल जीते, लेकिन इसके बाद अचानक वो डिप्रेशन में चले गए। प्रदर्शन का भारी दबाव और तनाव उन पर हावी होने लगा। वो शराब पीने लगे और खुदकुशी के बारे में भी सोचने लगे। नशे में गाड़ी चलाने के चलते वो गिरफ्तार हो गए। 6 महीने के लिए तैराकी से सस्पेंड कर दिए गए। अवसाद से निकलने के लिए माइकल ने करीबियों से बात की, थेरेपी, योग और दवाओं का भी सहारा लिया। माइकल फिट होकर दोबारा लौटे और अगले ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते। ओलंपिक के सबसे बड़े चैंपियन ने मानसिक स्वास्थ्य को बड़ा सूत्र दिया। चैंपियन बनने के लिए जितना जरूरी तैयारी करना है, उतना ही जरूरी है शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखना। जब दबाव या उलझन में हो तो मदद मांगने से डरे नहीं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।